हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के जो शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब क्विक रिवीजन के लिए। क्विक रिवीजन ये किसी भी एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ना है तो एक बार देख लीजिए। क्विक रिवीजन में प्राचीन भारतीय इतिहास, इसके जो पहले जो कंप्लीट सिलेबस है उसके 6 वीडियोज हम आ चुके हैं एंशियंट हिस्ट्री के। वो आप प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री पे या फिर पैट 2022 वाले प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर हमने इनको दे रखा है। आप कंप्लीट पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। इससे आपको क्या होगा कि पूरी टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ पर क्या क्या हुआ था शॉर्ट में। और रिवाइज करने के लिए ये आपके लिए बेस्ट वीडियो रहेगा, लेकिन ये देखें तभी जब पहले 6 वीडियो आप देख चुके हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम के, और वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो पुरानी पुस्तक और उनके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा साइज देख लेते हैं। 125, हाँ ठीक है। तो पंचतंत्र जो है वो लिखते हैं पंडित विष्णु शर्मा, और हितोपदेश की रचना की है नारायण भट्ट ने। ये प्राचीन पुस्तकें हैं, देखिए ये आपके सिलेबस में भी है। फिर बृहत कथा ये लिखा है गुड़ाढ्य ने। बृहत कथा श्लोक संग्रह ये लिखा है बुद्ध स्वामी ने। और ये कई बार आया है, इसमें भी हम बता दे रहे हैं कि क्या बार बार आता है। जैसे बृहत कथा मंजरी, रामायण मंजरी, महाभारत मंजरी और दशावतार चरित, ये क्षेमेंद्र। तो क्षेमेंद्र हो जाते हैं आपके इम्पोर्टेंट। और इसके बाद कथा सरित सागर, ये भी कई बार पूछा है कि कथा सरित सागर किसकी रचना है। तो कथा सरित सागर जो रचना है वो है सोमदेव की। सोमदेव की रचना है कथा सरित सागर। वराह संहिता ये वराहमिहिर की रचना है, और अमर कोश अमर सिंह की। नीतिसार जो रचना है वो कामंदक की है। और कुरल या तिरक कुरल ये इम्पोर्टेंट है। कुरल या तिरक कुरल ये है तिरुवल्लुवर की रचना। नाम सही कुरल लिखेगा, तिरक कुरल नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि आपको फिर पता चल जाएगा कि ये तिरुवल्लुवर की रचना है। तो कुरल में पूछे तो आपको पता हो जाएगा कि ये कुरल की रचना है तिरुवल्लुवर। कुट्टी नीमतम ये है दामोदर गुप्त की रचना। वासव दत्ता या इसको बोलते हैं नाल्यधारा, यह है सुबंधु की रचना। इसके बाद मालती माधव उत्तर रामचरित, महावीर चरित कई बार आया है, ये किसकी रचना है? तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं भवभूति। मुद्रा राक्षस कई बार पूछा गया है, देवी चंद्रगुप्तम और सुभाषितावली ये विशाख दत्त की रचना है। और शुक्र नीति चरित अवंती सुंदरी ये दंडी की रचना है। ये देखिए ये फेमस नाम है, वराहमिहिर, त्रिवल्लुर और भवभूति, विशाखा दत्त। दंडी की रचना है शुक्र नीति चरित अवंती सुंदरी। और शिशुपाल वध कई बार पूछा गया है, तो माघ की रचना है। और शुक्र नीति सार ये शुक्र की रचना है। और इसके बाद आगे आते हैं। इसके बाद संगीत रत्नाकर ये रचना है शारंग देव की। और रास पंचाध्याय ये रचना है नंददास की। और संगीत राज ये रचना है महाराणा कुंभा की। तो आपको याद रखना है शारंग देव, इनकी रचना क्या है? संगीत रत्नाकर। इसके बाद आते हैं तो रसखान, प्रेम बाट का रचना है रसखान की। रसखान को तो आप याद रखेंगे ही। सेतुबंध है प्रवर सेनदुती की। और भास को कैसे भूल सकते हैं? ये इनकी रचना है स्वप्न वासव दत्तम। पहला संपूर्ण नाटक किसने लिखा? भास ने लिखा। ये भी पूछ लेते हैं, और वो कौन सा है? वह है स्वप्न वासव दत्तम। इम्पोर्टेंट, स्वप्न वासव दत्तम किसकी रचना है? भास की। यह है पहला संपूर्ण नाटक। पतंजलि का महाभाष्य चरक की चरक संहिता है, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता है। और चरक के समय कुषाण कालीन है। और हाल की रचना है गाथा सप्तशती। हाल भी इम्पोर्टेंट है। और भरत मुनि इनका क्या है? नाट्य शास्त्र। वात्सायन का कामसूत्र। और नागसेन की कई बार पूछी है, तो वो है मिलिंद पन्हु। अश्वघोष की भी पूछी गई है, तो बुद्ध चरित।
सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार, महायान और श्रद्धोत्पत्त। आपको याद रखना है बौद्ध चरित और सौंदरानंद। इसके बाद नागार्जुन की रचना है सहस्त्रका, प्रज्ञा पारमिता और माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र और सहस्त्रका ये नागार्जुन की रचना, ये इम्पोर्टेंट है। और जीमूतवायन इनका रचना है दाय भाग। और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है। तो आप हमें बताएंगे कि मिताक्षरा में किसके बारे में वर्णन है। मिताक्षरा में किसके बारे में वर्णन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं कि दान सागर अद्भुत सागर रचना है बल्लाल सेन की। विज्ञानेश्वर याद रखना है आप। और गीत गोविंद जयदेव, चंद्रलोक जयदेव, ये इम्पोर्टेंट। और हर्षचरित कादम्बरी ये लिखी है बाणभट्ट ने। और हर्षवर्धन स्वयं विद्वान था, उसने लिखी है नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली, ये भी इम्पोर्टेंट। और कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा ये कई बार पूछा है, किसने लिखी है, राजशेखर ने। भुवन कोश, बाल रामायण प्रबंधक, हाँ, विद्यशाल भंजिका, प्रचंड पांडे, बाल महावर। तो आपको याद रखना है कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा, ये किसने लिखी है, राजशेखर ने। और प्रबंध चिंतामणि और भोजचरित ये लिखते हैं मेरुतुंग आचार्य। प्रबंध चिंतामणि व भोजचरित ये लिखते हैं मेरुतुंग आचार्य। अब रचना है नैषद चरित और खंडन खड्ड खाद्य, यह है श्रीहर्ष की। और नेचुरल हिस्ट्री का ये है पिलिनी की। और बृहत कथा कोश ये इम्पोर्टेंट है, हरिसेठ की रचना है। और किरातार्जुनीयम ये भारवी की रचना है। कालिदास की रचना देख लो, कुमार संभवम रघुवंशम महाकाव्य है। ऋतु संहारम खंड काव्य, मेघदूतम गीत काव्य है। मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतला क्या है, नाटक। तो आपको याद रखना है कि कुमार संभवम और रघुवंशम ये क्या है, महाकाव्य। और ऋतु संहार ये क्या है, खंड काव्य। कैसे याद रखोगे, ऋतु बदलती रहती, खंड खंड करके आती, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात, तो ऋतु है खंड काव्य। और मेघदूतम, तो मेघ मल्हार गाते हैं ना, तो उस तरह से याद रखो कि ये है गीत काव्य। और कुमार संभवम रघुवंश, ये तो रघुवंश होगा, वो महाकाव्य होगा ही। और अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीयम ये क्या है, नाटक के कालिदास के लिखे हुए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और भट्टी का है भट्टी काव्य, जिसमें रावण वध है। और गौड़वध है वागपति राज। नवसह सांख चरित ये है पद्मगुप्त की रचना। अब इम्पोर्टेंट फिर आ जाती है कल्हड़, इन्होंने लिखी है राजतरंगिणी। और ये पूछ लेते हैं कि राजतरंगिणी में किसका वर्णन है, तो राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। फिर इम्पोर्टेंट है भर्तृहरि, तो इनकी है नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, याद रखना। तिलक मंजरी धनपाल की है। और भागवत चंपू ये अभिनव कालिदास की है। और सरस्वती कंठावरण और श्रृंगार प्रकाश याद रखना भोजराज की रचना है। और मम्मट को भी याद रखना, आचार्य मम्मट, इनकी रचना है काव्य प्रकाश। और आचार्य क्षेमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा और काव्यानुशासन रचना है हेमचंद्र की। अप्पय दीक्षित कोवलयानंद की, जहाँ पर हम इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं वो जरूर याद रखना है। और भागवट्टालंकार भागवत की रचना है पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई की रचना है, ये तो कई बार हम लोगों ने पढ़ा होगा। अब पढ़ते हैं कि विदेशी यात्रियों ने कौन कौन सी पुस्तकें लिख दी। तो हिस्ट्री ऑफ द वार, इस पुस्तक के लेखक हैं अरिस्टोबुलस। और द ट्रेवल्स ऑफ फायान, इसके लेखक तो होंगे ही फायान। और इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म का इतिहास, ये लिखते हैं लामा तारानाथ। मेगस्थनीज की इंडिका है, ये तो सबको पता है। और हिस्टोरिका ये रचना है हेरोडोट्स की, याद रखना। और सिकंदर की जीवनी लिखते हैं ओनी सिक्रेटस। ओनी सिक्रेटस ने लिखी सिकंदर की जीवनी। और रिकॉर्ड्स ऑफ द
वेस्टर्न वर्ल्ड ये किसकी रचना है? वेन सांग की। और द लाइफ ऑफ वेन सांग ये किसने लिखी है? हुइली ने। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट हैं। तो सिकंदर की जीवनी, ओनेसी क्रिटस, हिस्टोर का हेरोडोट्स, इंडिका मेगास्थनीज, बौद्ध धर्म का इतिहास लामातारनाथ, द ट्रेवल्स ऑफ फायान फायान ने, और द हिस्ट्री ऑफ वार अरिस्टोबुलस ने। अब देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में विदेशी यात्री किस किस क्रम में आए। तो सबसे पहले मेगास्थनीज के बारे में बात करते हैं। तो 305 ईसा पूर्व में और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए। इम्पोर्टेंट। इसके बाद आते, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, हेलियोडोरस, ये 78 ईसा पूर्व में आए भागभद्र के शासनकाल में। और कई बार पूछा है फायान, चीनी यात्री फायान, ये किसके शासनकाल में आया? तो 405 ईस्वी। देखो जहाँ जहाँ ईसा पूर्व है वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और जहाँ ईस्वी आ जाएगा वहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। और इसके बाद सुंगयोन आए 518 ईस्वी स्कंदगुप्त के शासनकाल में। और कॉस्मोस आए 547 ईस्वी ईशान वर्मन मौखरी के शासनकाल। तो आपको याद रखना है मेगास्थनीज, हेलियोडोरस जो कि भागभद्र के शासनकाल में आए। इसके बाद फायान को याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए। सन याद ना हो तो चल जाएगा। और फिर आते हैं वेन सांग 629 ईस्वी में, ये सन भी याद कर लेना, हर्षवर्धन के शासनकाल। वेन सांग के बाद इंपॉर्टेंट है इत सिंह 675 ईस्वी में देवपाल के शासनकाल में। और फिर आते हैं सुलेमान 838 ईस्वी में मिहिर भोज के शासनकाल में। और अल मसूदी आते हैं 915 ईस्वी में महिपाल के शासनकाल में। और कई बार पूछा है अलबरूनी के बारे में, तो 989 ईस्वी जयचंद के शासनकाल में विदेशी यात्री भारत आते हैं। इम्पॉर्टेंट है मेगास्थनीज, हेलियोडोरस, फायान, वेनसांग, इत सिंह, अल मसूदी और अल बरूनी। सुलेमान भी देख लेना, मिहिर भोज के शासनकाल में, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब देखते हैं कि कौन से अभिलेख या शिलालेख में क्या क्या और किससे संबंधित, किस राजा से संबंधित वर्णन है। तो प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। और हाथी गुम्फा अभिलेख, ये खारवेल, कौन से शासक से संबंधित है? खारवेल से। ये बहुत बार आए हैं। और नासिक अभिलेख, ये गौतमी बालश्री से संबंधित है। और गिरनार जूनागढ़ अभिलेख, ये रुद्रदामन से संबंधित है। भितरे अभिलेख, स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। और देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन से संबंधित है। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से है, हाथी गुम्फा खारवेल से है, नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री से है, और गिरनार जिसको जूनागढ़ शिलालेख कहते हैं वो रुद्रदामन से है। और भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। और देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन से संबंधित। और फिर से इंपॉर्टेंट आता है ऐहोल अभिलेख, ये पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है। और मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन से संबंधित है। ऐरण अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। और महरौली सबको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ग्वालियर प्रशस्ति तो आपको पता है कि भोज राजाओं से संबंधित है। कौन से? परमार से। ऐहोल अभिलेख याद रख लेना, पुलिकेशन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख भी आजकल पूछने लगे हैं तो वो यशोधर्मन से। ऐरण अभिलेख भानुगुप्त से, महरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से, और ग्वालियर प्रशस्ति भोज परमार से। अब देखते हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ और उनसे प्राप्त हुई जानकारी। जो अभी हमने पूछा था कि किसमें किसका वर्णन है, तो देख लीजिए। मुद्रा राक्षस में नंद वंश का पतन और मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन। और मालविकाग्निमित्र में शुंग एवं यवन संघर्ष के बारे में वर्णन है। हर्षचरितम में हर्ष की जीवनी एवं तत्कालीन समाज का वर्णन है। और मृच्छकटकम में, ये देखो जितने भी कालिदास वाले नाटक हैं, मृच्छकटकम में गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन है। राजतरंगिणी तो कितनी बार पूछा है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और विक्रमांक देव चरित बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें चालुक्य राजवंश का वर्णन है।
कुमारपाल चरित, चालुक्य वंशी इतिहास का वर्णन है। प्रबंध चिंतामणि, ये भी इंपॉर्टेंट, सातवाहन काली। 7 लोग हैं तो उनका प्रबंध तो करना पड़ेगा, तो प्रबंध चिंतामणि सातवाहन कालीन इतिहास से संबंधित। कीर्ति कौमुदी चालुक्य वंशी इतिहास है, और वसंत विलास ये भी चालुक्य वंशी राजनीति है। अवंती सुंदरी कथा ये पल्लवों से संबंधित है। तो देखिए सुंदरी, पल्लव माने क्या होता है, पत्ते होते हैं सुंदर से, बस तो याद रखना। अवंती सुंदरी कथा पल्लवों का इतिहास से संबंधित है। और मालविका अग्निमित्र में किसका वर्णन है, देखो अग्निवग्नि है ना, तो यवन और सुंग की लड़ाई है, संघर्ष से संबंधित है। और मुद्रा राक्षस है, तो नंदवंश का पतन कर देता है, मतलब, और चाणक्य बदला लेता है, मौर्य वंश की स्थापना करवाता है। राक्षस का वध होगा तभी तो नए वंश की स्थापना होगी, ऐसे याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं प्राचीन भारत के प्रमुख विदेशी आक्रमण की कब किसका आक्रमण हुआ। तो लगभग 518 से 517 ईसा पूर्व में स्काइलैक्स का आक्रमण हुआ। और इम्पोर्टेंट है कि सिकंदर का आक्रमण कब हुआ, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ। फिर 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण होता है। फिर 190 ईसा पूर्व में हिंद यूनानी आक्रमण होता है। और 206 ईसा पूर्व में एंटियोकस तृतीय का आक्रमण होता है। और 180 से 165 ईसा पूर्व में इंडो ग्रीक, जिन्हें डेमेट्रियस कहते हैं। और अब आता है इम्पोर्टेंट, 155 से 130 ईसा पूर्व मीनांडर का आक्रमण होता है। और अब होता है शकों का आक्रमण 90 ईसा पूर्व में, शकों का आक्रमण गुप्त काल तक। और 1945 ईसा पूर्व तक होता है इंडो पार्थियन, इनको बोलते हैं गोंडो फर्निश। और 45 ईसा पूर्व में कुषाण, जो किस जनजाति का था, यूची जाति, ये भी गुप्त काल तक आक्रमण चलते रहते हैं। और 712 ईस्वी, कई बार पूछा है, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। और 1000 से 1026 ईस्वी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महमूद गजनवी ने 1000 से 1026 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया, और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है 1025 ईस्वी में। और उसका लक्ष्य था अधिक से अधिक मात्रा में धन को लूट कर ले जाना। और 1175 से 1194 ईस्वी मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है। 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध लड़ता है। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ लेता है मोहम्मद गोरी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण दरबारी कवि, विद्वान व उनके संरक्षकों के बारे में। तो रवि कीर्ति, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हैं। जो छोड़ सकते हैं वो हमने बताया कि कहाँ पर सन छोड़ सकते हैं और कहाँ पर नहीं। तो रवि कीर्ति किसके संबंधित हैं, तो वो पुलिकेशन द्वितीय के दरबार से संबंधित हैं। और भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन से संबंधित हैं, जो 720 ईस्वी के आसपास हुई। वागपति राज यशोवर्मन से संबंधित है। और अब ये इम्पोर्टेंट है, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक ये कनिष्क से संबंधित हैं। हरिसेड़ इम्पोर्टेंट, समुद्रगुप्त से संबंधित है। कौटल, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य सबको पता है। और दंडिन तथा भारवी ये नरसिंह वर्मन से संबंधित हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे। और राजशेखर ये महिपाल के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। और सोमदेव पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित हैं। सोमदेव पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित है। याद रखो, रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय, भवभूति कन्नौज का शासक यशोवर्मन, अश्वघोष नागार्जुन चरक कनिष्क से संबंधित, हरिसेड़ याद रखना समुद्रगुप्त से, कौटिल्य के याद रखने की जरूरत नहीं, याद ही है चंद्रगुप्त मौर्य, दंडिन और भारवी नरसिंह वर्मन के संबंधित है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और राजशेखर महिपाल से संबंधित थे। और सोमदेव पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित थे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए, जो चंद्रवरदाई थे वो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित थे। और कालिदास, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, अमर सिंह ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है याद रखना, कालिदास, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, अमर सिंह। बोल देगा कौन से संबंधित नहीं है करके। और महावीराचार्य और जिनसेन
ये अमोघ वर्ष से संबंधित हैं, और गुणाढ़ सातवां नरेश हाल से संबंधित है। अब आते हैं विभिन्न शहरों के पुराने नाम और वास्तविक नाम, माने कैसे कैसे उनको नाम दिए गए थे। तो भारत का एथेंस कहा जाता है बनारस को, और बुद्ध शाक्य मुनि कहे गए सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध, महावीर और निग्रंथ, निग्रंथ किसको कहा गया, वर्धमान को, और भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को, और यात्रियों का राजकुमार नीति पंडित शाक्य मुनि कहा गया वेन शांग को, और वैशाली की नगर वधु कहा गया आम्रपाली को, व्याघ्र पराक्रम भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया, और अकाल वर्ष कृष्ण द्वितीय को कहा गया बंगाल की बाइबल। ये हुई कृत्तिवासा ने अनुवाद किया था, कृत्तिवासा अनुदित रामायण। जगत गुरु इंपॉर्टेंट हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी, जगत गुरु हरि विजय सूरी। और गंगई कोंड चोल ये थे राजेंद्र प्रथम, आपको ऑप्शन देगा राजराज प्रथम और अलग अलग नाम से, तो एग्जैक्ट याद रखिए राजेंद्र प्रथम, राजाओं के इंद्र, वो भी प्रथम कौन, गंगई कोंड चोल। और उसके बाद विचित्र चित्र ये थे महेंद्र वर्मन प्रथम, विचित्र चित्र महेंद्र वर्मन प्रथम। और क्षत्रिय दर्पमान मर्दन ये थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, कौन थे, क्षत्रिय दर्पमान मर्दन गौतमी पुत्र सातकर्णी। और कवि वत्सल कहलाए हाल, और देवपुत्र कहा गया कनिष्क को, मतलब उसने स्वयं को उपाधि दी कनिष्क को देवपुत्र। अब कई बार पूछ लेते हैं संवत के बारे में, तो बात करें विक्रम संवत या मालवा संवत की, तो ये 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। विक्रमादित्य जो मालवा के शासक थे शक विजय के उपलक्ष्य में, शक विजय के उपलक्ष्य में चलाया विक्रम संवत। उसके बाद शक संवत चलाते हैं 78 ईस्वी, ये ध्यान रखना, 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत और 78 ईस्वी शक संवत है, तो कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा चलाया गया, और शालिवाहन शब्द के नाम से भी जाना जाता है, शालिवाहन। दक्षिण भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय है, और भारत का राष्ट्रीय संवत है अभी भी कौन, शक, विक्रम नहीं है, शक संवत है। कब शुरू हुआ, 78 ईस्वी, और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। अब आते हैं कलचुरी संवत, जिसको बोलते हैं चैती संवत, ये है 248 ईस्वी, ईश्वर सेन आभीर शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया, कोई याद रखने की जरूरत नहीं, कलचुरी बस याद रख लो 248 ईस्वी। इसके बाद गुप्त या बल्लभी संवत आया 319 ईस्वी, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रारंभ किया गया। तो सबसे फेमस हुआ शक और विक्रम, शक संवत 78 ईस्वी, विक्रम 57 ईसा पूर्व। उसके बाद आया कलचुरी, और एंड में आया गुप्त। क्रम भी आ जाए तो आप लगा दोगे कि पहले आया विक्रम, फिर शक आया, फिर उसके बाद कलचुरी आए, फिर गुप्त संवत आ गया। और शुरू किसने किया है, शक संवत कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा, और विक्रम संवत शुरू किया विक्रमादित्य जो कि मालवा के शासक थे। कलचुरी संवत शुरू किया ईश्वर सेन के द्वारा, और गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रारंभ किया गया था। आप टाइमलाइन देख लो, टाइमलाइन में भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी कि एंशिएंट में हुआ क्या था, और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ऐसे ही नहीं लिखा रहे कि भाई 15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो बन जाएगा तो चलो टाइम पास हो जाएगा, कंटेंट बहुत है। वैसे ही दुखी हैं कि किसका कितना वीडियो बनाए, ये देख लो। तो सबसे पहले प्राचीन भारत में होता क्या है देख लो, सन आते हैं, इसके सन आते हैं, आपको सन ये वाले याद करने की जरूरत है। हम आपको बता देते हैं कि कौन से सन याद करने हैं, कौन से भूल भी सकते हैं। ये वाले सन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं, ये वाले सन डायरेक्ट याद रख। तो 7 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, तो 7 मिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका में आदि मानव का जीवाश्म मिला। इन 70 लाख वर्षों में मानव का विकास हुआ, और मानव का आधुनिक स्वरूप मिलता है 5 लाख वर्ष पहले। और भारत में मानव अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है 3 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व, 3 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व का। सबसे पहले कहाँ मिला अगर पूछ ले तो ध्यान रखना, कहाँ पर, अफ्रीका। तो मानव सभ्यता का पालना क्या कहा जाएगा, अफ्रीका।
ठीक है। इसके बाद आते हैं तो 5 लाख से 8 हजार, क्योंकि आधुनिक मानव आया 5 लाख ईसा पूर्व, तो 5 लाख से 8 हजार ईसा पूर्व तक पूछ लेता है क्रम डायरेक्ट। तो पूरा पाषाण काल चला 5 लाख से 8 हजार ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल चलता है 8 हजार से 4 हजार ईसा पूर्व, और 4 हजार से 1800 ईसा पूर्व चलता है नव पाषाण काल। अब बढ़ते हैं आगे। 8 हजार से 4 हजार मध्यपाषाण काल, और 4 हजार से 1800 ईसा पूर्व हो गया। 4 हजार से 1800, अगर वैसे याद रखना है तो 2000 भी मान लेना, तो 4 हजार से 1800 ईसा पूर्व नवपाषाण काल। 9 हजार से 8 हजार ईसा पूर्व हुआ क्या कि चोपनी मांडो, इंपॉर्टेंट है स्थान का नाम, तो चोपनी मांडो नामक स्थान पर मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण व आद्य नवपाषाण काल में क्या हुआ, मृद भांडों का निर्माण हुआ। और उससे क्या पता चलता है कि कृषि की शुरुआत से पूर्व ही मृद भांडों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। मृद भांड मतलब मटके के समान, और मटका ही कह लीजिए, उस पर अलग अलग पॉलिश होती थी, कहीं पे लाल जिसको बोलते हैं धूसर, किसी पे काला, किसी पे लाल काला पॉलिश्ड, मान लें मिट्टी के घड़े मान लो एक तरह से। तो इससे पता क्या चला कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण या फिर आद्य नवपाषाण काल में मृदभांडों का निर्माण शुरू हो गया था, और कृषि की शुरुआत से पहले ही से बनते थे, ये ध्यान रखना। और वास्तव में ये इम्पोर्टेंट क्या है कि चोपनी मांडो से संसार के सबसे पहले मृदभांड का अवशेष प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन आता है कि संसार के सबसे पहले मृदभांड का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो जगह का नाम है चोपनी मांडो। इसके बाद आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 6000 ईसा पूर्व में क्या होता, मतलब क्या था। तो बलूचिस्तान के बोलन दर्रे के नज़दीक मेहरगढ़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि पर आधारित मानव समूह का साक्ष्य। तो प्राचीनतम कृषि के अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप में मिलते हैं, तो वो मिलते हैं मेहरगढ़ नामक स्थान पर। मेहरगढ़ नामक स्थान पर, जो कहाँ है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान नामक जगह पर, बलूचिस्तान नामक जगह पर मिलते हैं प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य। और 7000 ईसा पूर्व के बाद इन मानव बस्तियों में धीरे धीरे जंगली जानवर पौधों की निर्भरता खत्म हो गई, फिर पशुपालन और कृषि की शुरुआत हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ का तो हमें पता चल गया, और चौपानी मांडो का भी हमें पता चल गया कि वहाँ क्या हुआ। तो 2500 ईसा पूर्व में कश्मीर घाटी के बुर्जहोम, कई बार पूछा है, और गुफकरल में मानव बस्तियों की शुरुआत हुई। तो लोग पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि बुर्जहोम नामक पुरातत्व स्थल कहाँ है, तो कश्मीर घाटी, और गुफकरल ये भी याद रख लेना, कश्मीर घाटी। तो 2500 ईसा पूर्व के आसपास कश्मीर घाटी के बुर्जहोम तथा गुफकरल में मानव बस्तियों की शुरुआत हो चुकी थी। और उसके बाद सिंधु सभ्यता का काल आता है, जो आपको बिल्कुल याद रखना है। कई जगह पर ये अलग अलग देंगे, लेकिन एक अंदाज आपको याद रखना है कि 2500 से 1750, कई जगह 1600 लिखा होगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। एक अंदाज रखिए कि 2500 से लगभग 1600 के आसपास या 1700 के आसपास, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था होने लगी थी। और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये याद रखना, और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ये याद रखना। इस लेकिन सिंधु सभ्यता वैदिक से पहले आई, लेकिन वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता, जबकि सिंधु सभ्यता क्या थी, शहरी सभ्यता। तो 1500 से 500 ईसा पूर्व वैदिक ग्रंथों की रचना होने लगी, और उनका संकलन भारत के विभिन्न भागों में। ये नवपाषाणकालीन एवं ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों की शुरुआत हो गई, और दक्षिण भारत में मध्य पाषाणकालीन समाधान का भी मिलना, मतलब दक्षिण भारत में मध्य पाषाणकालीन समाधान भी मिले हैं इस टाइम के।
इसके बाद आते हैं 1500 ईसा पूर्व। तो 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक काल, पंजाब तथा गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों में आर्यों ने बस्ती का निर्माण किया। और 1000 से 500 ईसा पूर्व, इसमें आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में मध्य एवं पूर्वी गंगा घाटी के मैदानों में आर्यों द्वारा बस्ती बसाई गई। हुआ क्या कि अगर जैसे मान लो ये भारत है, ये यहाँ पर, तो पहले इस हिस्से में आर्य बस रहे थे यहाँ तक। अब ये आगे बढ़ गए हैं कहाँ पर, मध्य एवं पूर्व गंगा घाटी, यहाँ पर आर्य बढ़ गए। मध्य एवं पूर्व गंगा घाटी के मैदानों में आर्यों द्वारा बस्ती का निर्माण होता है। और 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारत में लोहे के प्रयोगों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो ढंग से लोहे का प्रयोग हुआ है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद हुआ है, यानी कि मौर्य वंश के आसपास तब ढंग से प्रयोग हुआ है, लेकिन साक्ष्य मिल गए 1000 ईसा पूर्व से। अब आते हैं 600 ईसा पूर्व। तो अभी तक पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, अब हो गई है द्वितीय शहरीकरण की शुरुआत। द्वितीय शहरीकरण की शुरुआत, 16 महाजनपदों का हो गया है उदय, मगध का उत्कर्ष, माने मगध महाजनपद का उत्कर्ष हुआ है, और गंगा के मैदानों में शहरीकरण की हो गई शुरुआत। इसके बाद आते हैं महान संतों के बारे में और भगवान बुद्ध, महावीर। तो 563 से 483 ईसा पूर्व ये था गौतम बुद्ध का जीवन काल, और 599 से 527 ईसा पूर्व ये था महावीर का जीवन काल। ये विवादित है, कई जगह आपको 540 ईसा पूर्व लिखा होगा, तो विवादित चीज़ है, हम कुछ नहीं कर सकते। आगे बात करें, अब क्या हुआ, 519 ईसा पूर्व में फारस के हकमनी सम्राट साइरस द्वारा भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों पर आक्रमण तथा गंधार एवं सिंध पर कब्जा, यानी कि अफगानिस्तान वाला एरिया पे आक्रमण होने लगा 519 ईसा पूर्व में फारस यानी कि ईरान के हकमनी सम्राट के द्वारा। इसके बाद आते हैं 544 से 492 ईसा पूर्व, मगध के हर्यक वंश के शासक किसका शासनकाल, बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक, ये है बिंबिसार। और बिंबिसार के बाद आते हैं 492 से 462 ईसा पूर्व, अजातशत्रु का शासनकाल आता है, और अजातशत्रु ने क्या किया था, बिंबिसार की हत्या। अब आते हैं उदयन का शासनकाल 462 से 444 ईसा पूर्व, और उदयन ने टपका दिया अजातशत्रु को। और इसके बाद हर्यक वंश के बाद क्रम जरूर आता है, तो पहले आया हर्यक वंश, इसके बाद आया नाग वंश, तो हर्यक वंश के बाद आया नाग वंश, तो 413 से 362 ईसा पूर्व शिशु नाग वंश, और उसके बाद 362 से 321 ईसा पूर्व ये आ गया नंद वंश, नागवंश, नंदवंश, नागवंश और नंदवंश। इसके बाद क्रम आपको याद रखने हैं, वो पूछ लेता है कि वंश के क्रमानुसार जमाइए। इसके बाद 327 से 325 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के शासक सिकंदर का भारत आगमन होता है, और 326 ईसा पूर्व, बहुत इंपॉर्टेंट, इस सन को मत भूलना, 326 ईसा पूर्व हाइडस्पीज जिसको बोलते हैं झेलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, सिकंदर और महान राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमें बोलते हैं कि पोरस की पराजय हो गई थी, और पोरस का अगला नाम अन्य नाम था पुरुषोत्तम। और 321 से 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहता है, और 315 ईसा पूर्व में सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज का भारत आगमन होता है, और वो कहाँ, इंडिका नामक पुस्तक लिखता है 315 ईसा पूर्व। और 305 से 303 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया। उसके बाद आ जाते हैं बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व, बिंदुसार, और
बिंदुसार अशोक का पिता था, हम बता चुके हैं। फिर 273 से 268 ईसा पूर्व में अशोक और उनके भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। अशोक का शासनकाल याद रखो 268 से 231 ईसा पूर्व में होता है। अशोक का शासनकाल 268 से 231 ईसा पूर्व होगा और 260-61 में विजय होती है अशोक की कलिंग पर। 261 याद रख लें आप। और 257 ईसा पूर्व में उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकार कराया गया। किसके द्वारा दीक्षा दी गई? उपगुप्त के द्वारा। और 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई। अब तो आप बताएंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में आई। अब 232 से 185 ईसा पूर्व में अशोक के उत्तराधिकारियों का काल आया और 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासन की समाप्ति और मौर्य सेना के सेनापति जो थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी। 185 ईसा पूर्व में हुआ क्या कि जब ये बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, दान आदि बहुत ज़्यादा था, सेना के विस्तार पर ध्यान नहीं दिया गया, विदेशी आक्रमण बढ़ रहे थे और राज्य में जनता त्राही त्राही कर उठी थी, क्योंकि प्रोडक्शन तो था ही नहीं, कितना धर्म का प्रचार करोगे। तो पुष्यमित्र शुंग को गुस्सा आ गया, बोले ऐसे बनेगा नहीं। तो उन्होंने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गए पुष्यमित्र शुंग। और 185 से 149 ईसा पूर्व शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल रहा। और एक क्वेश्चन और आता है कि किसे बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है, तो वो हैं पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद सन आता है 147 से 71 ईसा पूर्व। ये अंतिम शुंग शासक देवभूति थे। और शुंग के बाद आता है कर्ण वंश। तो 73 से 28 ईसा पूर्व में वासुदेव के नेतृत्व में कर्ण वंश, ये भी ब्राह्मण वंश था, इसके द्वारा शुंग वंश को हटाकर स्वयं शक्ति प्राप्त की गई। 73 से 28 ईसा पूर्व। ये सन याद नहीं रखोगे, लेकिन पता चलना चाहिए कि शुंग के बाद कर्ण आए, मौर्य के बाद शुंग आए, शुंग के बाद कर्ण आया। तो हर्यक के बाद क्या आया? नागवंश आया। और नाग के बाद आया नंद, नंद के बाद आया, याद रखना, हर्यक, फिर नाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कर्ण। ये क्रम है, हर्यक, नाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण। ये क्रम याद रखना, पूछा ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 180 से 165 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में डेमेट्रियस के अधीन हिंद यूनानी शासन चल रहा था। और 165 से 150 ईसा पूर्व में हिंद यूनानी शासन मिनांडर का शासनकाल रहा। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम माने ऊपर का ये वाला जो हिस्सा है ना, कश्मीर, और इसके ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम। तो कश्मीर और राजस्थान के बीच के माने पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाली बेल्ट में चल रहा था हिंद यूनानी शासन, मिनांडर का शासनकाल। उसके बाद आते हैं 94 ईसा पूर्व में। तो उत्तर पश्चिम भारत में शक शासक यूसेस का शासन चला। और 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत की गई। फिर से आ गया देखो विक्रम संवत। और 50 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी में भारत रोम व्यापार का चरमोत्कर्ष काल कहा गया। और व्यापार भारत के पक्ष में रहा कब? 50 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक। और 1945 ईस्वी तक हिंद पार्थियन वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? गोंडो फर्नेस। उन्होंने किया तक्षशिला अभियान। इसके बाद इसी समय आए ईसाई धर्म के प्रचार के लिए सेंट थॉमस। वो आए किसके? गोंडो फर्नेस के शासनकाल में भारत आए और मद्रास के निकट मियालपुर में उनकी हत्या भी कर दी गई और उन्हें ईसा मसीह के पास भेज दिया गया। बोले ईश्वर आपको याद कर रहे हैं, आप भारत आए, यहीं डायरेक्ट मिल जाएंगे। अब 45 ईस्वी की बात करें तो कुजुल कड़फिसेसिस के नेतृत्व में कुषाणों या
तोचारियों द्वारा उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया और इन्होंने भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना कर दी। कब? 45 ईस्वी में। और कुजुल कटफिसेस, ये नाम याद रखना, कुजुल कटफिसेस, ये कौन थे? कुषाण या तोचारी थे, मतलब उनको कहा जाता था, और भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना शुरू की थी। 46 ईस्वी में क्या होता है कि यूनानी नाविक हिप्पालस द्वारा मानसून की खोज की, सॉरी शब्द नहीं, मानसून की खोज की गई। किसने? यूनानियों ने। उसका नाम क्या था? याद रखना, हिप्पालस। और 77 ईस्वी में प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री का रचना की गई। 78 ईस्वी फिर से इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? पूछ लेते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा तो कनिष्क था, और उसने शुरुआत कर दी शक संवत की, और यही भारत का संवत है। इसके अलावा कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति संपन्न हुई, और बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। ठीक है। अब बात करें 106 से 130 ईस्वी, तो सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासनकाल था, और इससे संबंधित है नासिक अभिलेख। 106 से 130 ईस्वी। सन भले ही याद ना हो, लेकिन आपको एक चीज़ जरूर याद होनी चाहिए कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे वो सात वंश, मतलब सातकर्णी थे तो वो सातवाहन वंश से संबंधित थे, और इनसे संबंधित अभिलेख है वो है नासिक अभिलेख। इसके बाद देखो, सातवाहन वंशों से शासकों की एक और विशेषता थी, वो अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, तो वो क्वेश्चन बनेगा कि अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे कौन लगाते थे? तो सातवाहन वंश के शासक। फिर आते हैं 130 से 154 ईस्वी में, तो सातवाहन वंश के शासक वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का शासनकाल हुआ, और इसने पैठन यानी कि प्रतिष्ठान नामक जगह को अपनी राजधानी बनाया। तो पूछ लेगा पैठन को अपनी राजधानी बनाया तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने। और 130 से 150 काठियावाड़ के शक क्षत्रप रुद्रदामन का शासन काल रहा, और 150 ईस्वी शुद्ध संस्कृत में लिखित रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। और इससे पहले के सारे अभिलेख किसमें थे? प्राकृत भाषा में। लेकिन जूनागढ़ अभिलेख किसमें लिखा गया है? शुद्ध संस्कृत में। और किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। ये एक क्वेश्चन है। और 250 ईस्वी में सातवाहन वंश खत्म हो जाता है, और सातवाहनों के बाद आते हैं गुप्त राजवंश 319 ईस्वी से 540 ईस्वी। और 319 से 335 ईस्वी तक रहे गुप्त राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, और 335 से 375 40 साल रहा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त का शासनकाल। और 375 से एक बार फिर से 40 साल तक 415 चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको ये भी पूछ लेते हैं विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। और आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए देगा चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश से संबंधित थे, और उन्हीं को कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और उनका शासनकाल भी सन याद रखना चाहिए, 375 से 415 ईस्वी। और समुद्रगुप्त का भी शासनकाल याद रखना चाहिए, 335 से 375। और ट्रिक क्या है? 40-40 साल रहा। हो सकता है आपको ऑप्शन में 40 वाला एक ही मिले, तो आप टिक भी कर सकते हैं। उसके बाद ये भी पूछ लेते हैं कि चीनी यात्री फायान किसके समय में भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। 405 से 411, लगभग 6 वर्षों तक भारत में रहा। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि 415 455 ईस्वी किसका? कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पूछ लेगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, तो याद रखना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब आगे बढ़ते हैं। 455 ईस्वी स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ।
तो 455 याद रखोगे। हूणों का प्रथम आक्रमण एक तो याद रखो कब हुआ, 455 ईस्वी में, और किसके शासनकाल में, तो स्कंदगुप्त में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। दूसरा ऐसे भी पूछ लेता है कि हूणों का प्रथम आक्रमण किस वंश के शासनकाल में, तो गुप्त वंश। कौन से, स्कंदगुप्त, सन 455 ईस्वी याद रखो। इसके बाद 455 से 540 ईस्वी परवर्ती गुप्त शासकों का शासनकाल हुआ और गुप्त साम्राज्य खत्म होने पर आ गया। और 476 में आर्यभट्ट प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुआ करते थे, मतलब उस टाइम पर। और 500 से 527 ईस्वी तोरमाण तथा मिहिर कुल के अधीन उत्तर भारत में हूणों का शासन हो गया। तो गुप्त के बाद आ गए हूण, और किसके नेतृत्व में, तोरमाण तथा मिहिर कुल। तो हूण, अच्छा ये बताइए आप, हूणों का क्या नारा था। अच्छा हम ही बता देते हैं, हर हर महादेव। पिछले वीडियो में हमने बताए हुए। और 543 से 755 ईस्वी बादामी के चालुक्यों का शासनकाल रहा। और 543 से 566 ईस्वी चालुक्य वंश बादामी के संस्थापक कौन थे, पुलिकेशन प्रथम का शासनकाल रहा। तो पूछ लेगा पुलिकेशन प्रथम किससे संबंधित हैं, तो बादामी के चालुक्यों से, बादामी के चालुक्यों से। और 560 से 903 ईस्वी कांचीपुरम यानी कांजीवरम के पल्लवों का शासनकाल रहा, 560 से 903 ईस्वी। और 600 से 630 ईस्वी पल्लव शासक महेंद्र वर्मन का शासनकाल रहा। आपको याद रखना है 606 से 647 ईस्वी कन्नौज के हर्षवर्धन का शासनकाल। और 609 से 642 चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय का शासनकाल। अब एक और संवत याद कर लो, शक संवत विक्रम संवत आपको याद हो गए होंगे, अब तक कई बार आ चुके हैं। इसके बाद आप याद रखेंगे 622 ईस्वी, 622 ईस्वी। तो ये है हिजरी संवत, इस्लाम की शुरुआत, इंपॉर्टेंट है, 622 ईस्वी। इसके बाद आता है 625 ईस्वी। तो पुलकेशन द्वितीय ने फारसी शासक खुसरी द्वितीय के राज्य में एक शांति अभियान भेजा। किसने, पुलकेशन द्वितीय ने। सन 625, सन याद रखने की जरूरत नहीं, कौन सा सन याद रखोगे, कि हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी, और हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी। और 630 से 643 ईस्वी हर्ष के शासनकाल में भेनसांग भारत आया था। भेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, हर्षवर्धन। और कितने वर्ष रहा, लगभग 13 वर्ष रहा। ठीक है, और फायान कितने वर्ष रहा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद 630 ईस्वी आती है, नर्मदा नदी के तट पर पुलिकेशन द्वितीय एवं हर्ष के बीच होता है संघर्ष। और 630 से 1070 ईस्वी ये वेंगी के पूर्वी चालुक्यों का शासनकाल रहा। और 643 ईस्वी पुलिकेशन द्वितीय के अहवल अभिलेख की तिथि निर्धारित की गई। पुलिकेशन द्वितीय के, तो अहवल अभिलेख किससे संबंधित है, पुलिकेशन द्वितीय से। और 643 ईस्वी में एक और काम हुआ, प्रयाग में हर्ष द्वारा धार्मिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो इसको घुमा के पूछ लेंगे कि हर्ष द्वारा धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कब, 643 ईस्वी में कब किया, कहाँ किया गया, तो आंसर है प्रयाग। तो प्रयाग में 643 ईस्वी में हर्ष द्वारा धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। और 675 से 685 ईस्वी में इतिसिंह द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया गया। इतसिंह पहुंचा नालंदा विश्वविद्यालय। और 700 से 728 ईस्वी कांची के नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल और सांस्कृतिक गतिविधियों का चरमोत्कर्ष का काल कहा जाने लगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो क्विक रिवीजन था वो होता है कंप्लीट। ये एंशियंट हिस्ट्री का है। इसी तरह से अब हम मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री भी लाएंगे। तो आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए नीचे बटन होती है, इसको टच करेंगे ना, करंट नहीं लगता, ट्राई करना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरे वीडियो बहुत आसानी से कहानी के रूप में लेके आऊँगा। मॉडर्न में तो और मज़ा आने वाला है।
मेडवेल थोड़ी बोरिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, कवर कर देंगे उसको भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।